नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी और पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल की जंग अब पीडीए की बहस पर आ गई है। 14 अगस्त को समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद से पूजा पाल लगातार एक्शन में है। वो खुद को एक विक्टिम और समाजवादी पार्टी को एक विलेन के तौर पर पेश कर रही हैं। उधर अखिलेश यादव इसे बीजेपी का प्रायोजित नैरेटिव बता रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि पूजा पाल की चिट्ठियों के पीछे या तो कोई डेप्यूटी सीएम है, यानी पूजा पाल ने जो 2 चिट्ठियां लिखी अपने निष्कासन के विरोध में, अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उनके पीछे या तो कोई डेप्यूटी सीएम है या कोई और है। हालांकि बीजेपी इस मामले में पूरी तरह चुप है, लेकिन जानकारों का मानना है कि पूजा पाल के सहारे बीजेपी पाल, गडरिया, बघेल, ये जो गैर यादव ओबीसी के समुदाय हैं उन्हें साध कर अपने वोट को, गैर यादव ओबीसी वोट को वापस पाने की जुगत में है। आज हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कुमार अभिषेक, जिन्होंने हाल में पूजा पाल से एक लंबा पॉडकास्ट किया है, लंबी बातचीत की है आमने सामने बैठकर। तो हम उनसे ये जानेंगे। कुमार, आपने आमने सामने बैठकर पूजा पाल से लंबी बातचीत की है। आमने सामने पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उससे थोड़ा बॉडी लैंग्वेज इंसान देखता है, मैनरिज्म देखता है, उनसे बहुत सारे पत्रकारों को अंदाजे लगते हैं। तो मेरा आपसे सीधा सवाल यही है कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विक्टिम है या बीजेपी का मोहरा है? ये इसका उत्तर बहुत सीधे तौर पर देना मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर पूजा पाल के बहाने बीजेपी सिर्फ पाल गडेरिया ऐसे बिरादरी का नहीं बल्कि पीडीए का जो हम्म। नैरेटिव है उसका उसको ध्वस्त करने के मूड में है। और ये दिखाई देने लगा है। देखिए, आप विधानसभा में उठकर खड़ी हो, आप विधानसभा में उठ करके खड़ी होकर के सरकार की और मुख्यमंत्री की तारीफ कर दें, ये एक बात है। लेकिन जब आप पीडीए को ही आप टारगेट करने लगे, अ, ठीक है, पार्टी ने निकाला, निष्कासित किया, और उसके बाद उनका जो पहला टारगेट था, एक तो ये जो आपने बात कही कि निश्चित तौर पर उन्होंने खुद को विक्टिम बताया। अब इस पर भी बहस हो सकती है कि क्या ये सही था या गलत था। कहीं समाजवादी पार्टी ने जल्दबाजी में तो ये एक्शन नहीं ले लिया, या फिर क्या ये एक्शन किया जा सकता था या इसको टाला जा सकता था। ये एक अलहदा मुझे लगता है विषय होगा डिस्कशन का। लेकिन पूजा पाल के बहाने बीजेपी ने निश्चित तौर पर उस पीडीए को टारगेट करने की कोशिश की है जिससे इन दिनों बीजेपी सबसे ज्यादा जूझ रही है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। पीडीए के कई नाम हैं, आप चाहे मतलब जिस नाम से जो चाहे मुझे बुला ले। तो अखिलेश यादव ने इस पीडीए को कुछ वैसा ही खड़ा कर दिया है। अब कल उन्होंने पीड़ित, दुखी, इस तरीके की बातें कही कि पीडीए का मतलब ये भी है। तो पीडीए को इसी एक खांचे में फिट नहीं हो रहा। लेकिन पूजा पाल के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पूजा पाल बीजेपी के हाथ में एक ऐसा कैच है जिसके बहाने बीजेपी को लगता है कि वो सियासत भी साध सकती है, वो पीडीए को भी ध्वस्त कर सकती है, उसके नैरेटिव को ध्वस्त करने की कोशिश कर सकती है। इसके अलावा उसे उस इलाके में जहां पर बीजेपी कभी मजबूत भी थी और अब बिल्कुल कमजोर है, उस लिहाज से उसको अपने पैर जमाने में मदद भी मिल सकती है। तो हम्म। आप देख लें, कौशाम्बी से चायल से जीती हैं, हम्म। 2 बार प्रयागराज की पश्चिमी सीट से भी जीती हैं, लेकिन प्रयागराज की एक सीट से जीती हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप कहें तो वो विक्टिम भी है, और दूसरी तरफ आप देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनको आगे करके अपने पॉलिटिकल निशाने भी साध रही है। नीरज। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये सवाल किया था कि इस पूरे मामले को अगर आप देखते हैं तो ये 2 ध्रुवों पर खड़ा मिलता है। एक तरफ से वो विक्टिम नजर आती हैं, दूसरी तरफ से वो मोहरा नजर आती हैं। लेकिन आपने सही कहा कि इसके बारे में कोई एक फैसला करना तो इतना आसान नहीं है। लेकिन आपने कौशाम्बी की बात की। कौशाम्बी में मुझे जो याद पड़ रहा है, तीनों विधानसभा सीट हार गई थी 2022 में। एक पल्लवी पटेल से हारे थे केशव प्रसाद मौर्य, चायल से जीती थी पूजा पाल। कौशाम्बी जैसे इलाके में, पूर्वांचल के उस इलाके में हाल के घटनाक्रमों को, क्योंकि पल्लवी पटेल भी अब बीजेपी खेमे में ही नजर आती हैं, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी ने वहां वापसी कर ली है उस पॉकेट में कम से कम? देखिए, ये माना जाए कि वापसी हो गई है, ये कहना तो अभी मुश्किल है। लेकिन बीजेपी ने वहां
इन नेताओं के सहारे अपना एक कह सकते हैं कि एक एनरोड तो तैयार कर लिया है। वो उसे लगता है कि जो कौशाम्बी या जो प्रयागराज के इलाके का जो सियासी मूड है, कम से कम उसको भेदने की बीजेपी कोशिश कर रही है। देखिए, वो इलाका जो है वो कुर्मी बहुल है, वो पाल बहुल है, वो अगर आप देखें तो सरोज जिसमें पासी बिरादरी के लोग आते हैं, उनके बहुलता का वो इलाका है। तो ये वैसे तो ये बीजेपी को बहुत सूट कर रहा था हाल के दिनों में, जब बीजेपी के साथ ये बिरादरियां खड़ी थी। लेकिन जैसे ही इन बिरादरियों ने बीजेपी का साथ छोड़ा, आप देखेंगे कि वो इलाके जिसके दम पर वो गठबंधन, जिसके दम पर बीजेपी, जिस ओबीसी के दम पर बीजेपी सत्ता में आई, उसका क्लासिक एग्जाम्पल आपको यही सब इलाके मिलेंगे। और उसमें अगर आप कौशाम्बी की बात कर लें तो नेचुरल है कि ये सारी बिरादरियां वहां बड़ी तादाद में, किसी की भी जीत और हार यही तय करती हैं। और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य हार गए वहां से, आपने भी बताया। और अगर उनकी सीट से जिन्होंने उनको हराया वो अगर अखिलेश यादव के खिलाफ हो गई हैं, सपा के खिलाफ हो गई हैं, पूजा पाल वजह चाहे जो हो, बेशक वो अतीक अहमद का नाम ले रही हैं, लेकिन वो इन दिनों पूरी तरीके से सपा के खिलाफ हो गई हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए कम से कम उन इलाकों में दोबारा से पैठ बनाने में इनके जरिए मदद मिल सकती है। हालांकि पल्लवी पटेल अभी किस तरफ जाएंगी अभी कहना मुश्किल है, लेकिन अखिलेश यादव और उनके रिश्ते ठीक नहीं है, दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल खराब हो चुकी है। सियासत में कौन कब किसके साथ आएगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव और सपा के बीच बहुत ज्यादा खटास है। अब वैसी ही पूजा पाल के साथ भी हो चुकी है। तो वो इलाका बीजेपी को अब अपने सियासी तौर पर एक उसमें उम्मीद नजर आने लगी है। और अब अखिलेश यादव ने जो बात कही कि इसके पीछे कोई डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जो आपने और हमने बातें सुनी, तो नेचुरल है कि उनका इशारा केशव प्रसाद मौर्य की तरफ है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का भी जो घर है वो कौशाम्बी में उनका अपना पैतृक घर है, वहां से उनकी सियासत है। प्रयागराज अगर आप देखें तो प्रयागराज उनकी कर्म भूमि है, वहीं पर उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की है। अतीक अहमद की पॉलिटिक्स वहीं रही, और ये राजू पाल या पूजा पाल की जो आज भी जो कह सकते हैं पॉलिटिक्स है वो प्रयागराज है। तो कुल मिलाकर के वो क्षेत्र ऐसा है जिसे लगता है बीजेपी और बीजेपी के टॉप लीडरशिप को भी, यानी कि अगर आप ऊपर अमित शाह तक चले जाएं तो लगता है कि वो एक ऐसा डार्क एरिया बन गया है जिसको लगता है कि बीजेपी के लिए बहुत वो इलाका ही कह सकते हैं कि मनहूस सा होता जा रहा है, बीजेपी जीत ही नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों घटनाक्रम को जो आपने जोड़ा, चाहे वो पल्लवी पटेल का हो चाहे पूजा पाल का हो, ये सियासी रूप से बीजेपी इस तरफ अपनी नजरें उसने जरूर गड़ा रखी है। उसे लगता है कि बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे अगर सपा से अलग हो जाएंगे तो उसको उसका सियासी फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो खैर अभी वक्त बताएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि बीजेपी जहां बहुत बुरी स्थिति में थी, वहां अगर ऐसे नाम उसके साथ खड़े हो रहे हैं तो ये बीजेपी को सियासी मदद देगा। सवाल और बिल्कुल इसी पॉलिटिक्स से जुड़ा, चूंकि पूजा पाल समुदाय से आती हैं, गैर यादव ओबीसी का पूरा नैरेटिव उनके इर्द गिर्द गढ़ा जा रहा है। अखिलेश यादव के जो प्रदेश पार्टी अध्यक्ष हैं श्याम लाल पाल, वो भी इसी समुदाय से आते हैं, उसी इलाके से भी आते हैं। तो पूजा पाल ने जब चिट्ठी लिखी, मुझे जान से खतरा है, वो लंबी चिट्ठी थी और उसमें उन्होंने तमाम आशंकाएं जताई, समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। तो अखिलेश यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखवाई श्याम पाल से, ये कहते हुए कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। तो ये श्याम पाल को टक्कर में उतारना अखिलेश यादव का डैमेज कंट्रोल था, या आप इसे एक मजबूत पलटवार की तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, पलटवार तो है। अखिलेश यादव ने कम से कम जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए, पहले चिट्ठी लिखी गई, फिर उन्होंने खुद बयान भी दिया कि अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है तो इसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की होगी। तो ये बहुत ही गंभीर इल्जाम है। ये ऐसे इल्जाम है जो सियासत में मुझे नहीं लगता है कि जल्दी कोई सियासी नेता इस तरीके के आरोप लगाता है, अनलेस कि बहुत गंभीर खतरा किसी को किसी से ना हो। अगर यही खतरे की बात अगर वो मुख्तार अंसारी से या अतीक अहमद से कहती तो बड़ा नॉर्मल सा लगता। लेकिन जब आप अखिलेश यादव को उस कटघरे में खड़ा कर रही हैं, उस ब्रैकेट में डाल रही हैं कि इनसे हमारी जान को खतरा है, तो ये एक बड़ा ऐसा मुद्दा हो जाता है जो सोचनीय है। एक पक्ष, उसका एक पहलू ये है कि क्या सचमुच इस इल्जाम में दम है या ऐसे ही एक वाइल्ड एलिगेशन है।
क्या ये पॉलिटिक्स इस स्तर पर वो लेकर चली गई हैं, या उनको निकालने के बाद वो इस तरीके से क्षुब्ध हैं कि वो पॉलिटिक्स को इस स्तर पर ले आई हैं कि अखिलेश यादव को और उनकी पार्टी को कह रही हैं कि मुझे मरवा सकते हैं, मेरी जान जा सकती है। अ, लेकिन अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर इस मुद्दे को, नेचुरल है पॉलिटिक्स भी होगी, तो उन्होंने इसको उत्तर प्रदेश को छोड़ करके सीधा गृह मंत्रालय का रुख किया कि अब सरकार ही जांच कराए कि भाई अगर उनको जान का खतरा है तो किससे खतरा है, अगर मुझसे खतरा है तो भी कराए और अगर किसी से खतरा है तो वो भी कराए। तो ये बड़ा कैलकुलेटिव है। लेकिन जो बात आपने कही कि श्यामलाल पाल जो कि उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, नेचुरल है बीजेपी या कोई भी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो सियासी और जातीय काउंटर जो है या सियासी काउंटर है वो जातियों के जरिए ही करती है। आप देखेंगे अखिलेश यादव के खिलाफ अगर किसी को बोलना होता है तो बीजेपी भी कोशिश करती है कि ओबीसी नेता केशव मौर्य जैसे बड़े चेहरे को ही उनके आगे खड़ा किया जाए। अगर कोई ब्राह्मण बोल रहा है तो उसके सामने कोई ब्राह्मण ही उसका जवाब दे, कोई अगर ठाकुर बोल रहा है विपक्ष का तो दूसरा कोई ठाकुर ही जवाब दे, कोई दलित है तो उसके सामने दलित ही खड़ा किया जाए। तो इस वक्त ये कह सकते हैं कि सौभाग्य से समाजवादी पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी पाल बिरादरी से आते हैं, और पाल बिरादरी की या कह लें कि पाल जो जाति समूह है इसकी सियासी वैल्यू आप इसी से अंदाज लगाइए कि अभी बीएसपी ने भी अपना प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल को बना रखा है। तो पाल एक ऐसी जाति है जो बड़ी तादाद में है, कहीं पाल के तौर पर, कहीं गडेरिये के तौर पर, कहीं आप देखेंगे कि वो लोग सिंह टाइटल भी लिखते हैं, यानी कि वो पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं। और जिस तरीके से आप देखें तो निषाद मल्लाह है, कहीं कहीं निषाद है, उस तरीके से पाल के अलग अलग टाइटल है और ये अपने आप को एक बड़ा ओबीसी जाति समूह कहते हैं। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से निश्चित तौर पर उनके प्रदेश अध्यक्ष जो पाल बिरादरी से है वो सामने आए, लेकिन वो चिट्ठी लेकर के आए और उन्होंने एक बात भी कही, उन्होंने अपने बाइट भी दी, उन्होंने कहा कि ये सब एक ऐसे एलिगेशन है कि इसकी जांच जरूरी है। लेकिन उसके बाद खुद अखिलेश यादव आते हैं और अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा और ये साफ साफ कहा कि भाई ये तो मुझे फंसा सकते हैं, मुझे जेल भेज सकते हैं, इसलिए इसकी जांच केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय करे। तो ये जो एक चिट्ठी पूजा पाल की आई, इसने एक तरीके से पॉलिटिकल स्टोन जिसे आप कह सकते हैं, तूफान उसने खड़ा करके रखा हुआ है कि भाई अखिलेश यादव पर क्या इतने गंभीर आरोप लग सकते हैं, क्या ये इस प्रवृत्ति के व्यक्ति या उनकी पार्टी इस प्रवृत्ति की है जो इस हद तक जा सकती है। नेचुरल है, इसको लेकर के सियासी चर्चा भी खूब है, लेकिन उनकी कम से कम इस बात को बहुत सीरियस लेने वाला पॉलिटिकली कोई नहीं दिखा। यहां तक कि मैंने बीजेपी में भी कई लोगों से बात की, इस मुद्दे को और इस बात को कोई बहुत सीरियसली ले रहा हो ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि उन्होंने कहा है, वो महिला है, उनके पति की हत्या हो चुकी है, ऐसी स्थिति में उनकी बात को गंभीरता से लेना प्रशासन, सरकार और केंद्र सरकार की भी मजबूरी है। और उसी को देखते हुए मुझे लगता है अखिलेश यादव ने भी अपने बात को, अपनी चिट्ठी को दिल्ली तक पहुंचाया है। तो इसका सियासी असर कितना होगा ये बहुत कहा नहीं जा सकता कि भाई इसका क्या कोई बहुत फायदा मिल जाएगा बीजेपी को इस तरह के आरोपों से, या पूजा पाल का कोई टीआरपी या कोई ग्राफ बढ़ जाएगा, ये तो मुझे नहीं लगता। लेकिन निश्चित तौर पर अब ये मान लीजिए कि पूजा पाल अब बीजेपी की वो फेस है जो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के हर नैरेटिव को, ओबीसी का हो, पाल का हो, पूर्वांचल का हो, उसको काउंटर करने के लिए वो आगे खड़ी दिखाई देंगी। इसके बाद आगे क्या होता है, इसका फल पूजा पाल को क्या मिलता है, ये देखना होगा। अभी बहुत कुछ बदलाव होने हैं, देखते हैं पूजा पाल के लिए क्या है सरकार में। हाँ बिल्कुल, पिछले दिनों तो उनको मंत्री तक बनाने की रिपोर्ट्स आ गई थी। लेकिन आपने पूजा पाल के नैरेटिव की बात की। बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर दो आरोप लगाती है। अगर हम महीनों पहले बल्कि सालों पहले भी चले जाएं, पिछले 8-10 साल में, पहला आरोप है परिवारवाद, दूसरा आरोप है अपराधियों को संरक्षण। पूजा पाल ने भी ये दोनों आरोप लगाए। मेरे ख्याल से सबसे पहले आप ही के साथ इंटरव्यू में पूजा पाल ने पीडीए की ये डेफिनेशन दी कि अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो पी से परिवार, डी से दागी और ए से अपराधी है। उसके बाद उन्होंने अपना वीडियो जारी किया। तो पूजा पाल भी जब कहती है कि अखिलेश यादव परिवारवादी है और अपराधियों को संरक्षण देते हैं, तो क्या बीजेपी के इस नैरेटिव को वो अंडरलाइन कर रही हैं? क्या पूजा पाल के आरोप बीजेपी के नैरेटिव को मजबूत करते हैं? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि पूजा पाल ने वही लाइन ले रखी है, वही लाइन टो कर रही है
पूजा पाल, जो बीजेपी का नैरेटिव समाजवादी पार्टी के लिए बना हुआ है कि ये अपराधियों की पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है, इस तरीके का जो एक नैरेटिव, जो बातें बीजेपी हमेशा समाजवादी पार्टी के लिए कहती है, जो एक लाइन कम से कम समाजवादी पार्टी पर चिपका हुआ है, खास करके अगर आप देखें तो बसपा का भी अगर कोई कैच लाइन था तो चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। ये चढ़ गुंडों की छाती पर जब वो कहती थी तो इसका तो मतलब ही होता था कि वो सपा की ओर इशारा कर रही हैं। तो ये चीजें समाजवादी पार्टी की पर कहीं ना कहीं बहुत पहले से चिपकी चली आ रही हैं। और पूजा पाल बसपा से विधायक रह चुकी हैं 2 बार, समाजवादी पार्टी ने इस बार इस बार वो समाजवादी पार्टी से जीत करके आई हैं। तो उनका एक चीज तो कमजोर है, वो ये कि वो कोई बीजेपी के से बहुत कभी क्लोज नहीं रही, ना बीजेपी में कभी वो उस तरीके से रही हैं। बीजेपी को आज वो इसलिए पसंद कर रही हैं क्योंकि नेचुरल है कि अतीक अहमद की कथित हत्या इस सरकार में हुई, वो शख्स मारा गया इस सरकार में, और ये बहुत समय से कह सकते हैं अतीक अहमद को सजा दिलाने के लिए अपनी पूरी पुरजोर कोशिश करती रही है। तो बीजेपी से अगर इनका कोई झुकाव, लगाव या कुछ है तो उसकी सबसे बड़ी वजह वही है, क्योंकि वो अपने पति के हत्या के बाद से ही लगातार सजा दिलाने की कोशिश करती रही। बीच में इतने पॉलिटिकल दौर आए जब वो कभी बसपा, कभी, हालांकि वो तो ज्यादातर बसपा में रही, लेकिन मैंने जब उनसे सवाल किया था कि भाई आप दोनों भी तो एक साथ कभी रहे, कभी आप बसपा में रही, जब आप सपा में थी तब भी वो एक तरीके से सपा में ही थे या सपा के सिंपैथाइजर थे, तो उनका कहना था नहीं, तब मैंने देखा था कि अखिलेश जी ऐसे लोगों को दूर रख रहे हैं। प्रयागराज की एक मीटिंग में उन्होंने उनको धक्का दिया था और मुझे लग रहा था कि ऐसे लोगों से अखिलेश जी दूर हैं, तो और उनकी तरफ से जब कहा गया तो मैंने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन मैं जानती थी कि ये इस तरीके के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। तो देखिए, ये बहुत सारे लोगों को ये चीजें गले इसलिए नहीं उतरेंगी कि भाई आप इतने समय तक तो सपा के साथ ही रही। अब उनका एक इमोशनल कार्ड ये भी है कि जिसने मेरे पति को मरवाया हो, गोली से छलनी किया हो, AK-47 जिसने उतार दी हो, क्या अगर उसको, मेरे मुताबिक उसको न्याय मिल जाता है, उसका न्याय मुझे मिल जाता है, तो क्या मैं एक वोट नहीं दे सकती हूँ? वो इशारा कर रही थी राज्यसभा चुनाव की तरफ, और मैं वो एक वोट दूंगी। तो उनके कहने का मतलब ये था कि भाई मैं, चूंकि बीजेपी को मैंने वोट दिया, इससे नाराज थे ये लोग। इस बार जब बोलने की बारी आई विधान सदन में, तो भाई मैं क्या बोलूं, हमारे इलाके की कोई बात तो रखनी थी नहीं। एक महिला के नाते जिसका पति मारा गया हो विधायक रहते हुए, और उसको अगर इस स्पेशल सेशन में बोलने का वक्त मिला, तो मैंने अपने पति के बारे में बोला और मैंने योगी जी को धन्यवाद दिया। देखिए, यहां पर एक बात जरूर आती है जिसको कि मुझे लगता है कि कम से कम पूजा पाल को अगर पार्टी को निकालना था, जिस वक्त राज्यसभा का चुनाव में उन्होंने वोट किया था, जिस वक्त बागियों के साथ उनकी तस्वीर आई थी, या फिर जब 4 बागियों को निकाला उस वक्त ही निकाल देते। ऐसी स्थिति में जब उन्होंने विधानसभा के अंदर अतीक अहमद का नाम लिया और अतीक अहमद पर सरकार की कार्रवाई से उन्होंने अपने को जोड़ा और बहुत संतुष्टि जाहिर की, ऐसी स्थिति में निकालने पर मुझे लगता है कि ये एक सपा के लिए एक बैकफायर करने जैसा था, क्योंकि तब निश्चित तौर पर पूजा पाल के पास ये कार्ड है आज के समय में कि अखिलेश यादव जो है वो उन्होंने इसलिए निकाला क्योंकि अतीक अहमद के बारे में मैंने अपनी राय रख दी। तो इस पर काउंटर करना मुश्किल है समाजवादी पार्टी को, और मुझे लगता है कि यही वो ऐसी चीज है जो बीजेपी को भी सूट कर रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो अतीक अहमद के खिलाफ बोलने के बारे में उन्हें निकाला गया, और अगर वो कहने लगती हैं कि नहीं, अब इस पार्टी का मतलब अपराधी है, इस पार्टी का मतलब दागी है, तो उसको कहीं ना कहीं एक तरीके का आप कह सकते हैं कि उनकी इसकी बात को एक दम मिलता है, और वो अपनी बात को कह सकती हैं कि हाँ भाई मैंने इसलिए किया है। तो मुझे लगता है कि वो एलिगेशंस में निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं वो ओवरबोर्ड चली गई हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ भी इस बार हुआ है, अब वो जिसे कह सकते हैं आपकी अनगाइडेड मिसाइल भी हो सकती हैं और जगह जगह समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेर सकती हैं, और ये बीजेपी को बहुत सूट करने वाला है। और वैसे भी ये भी तो एक नैरेटिव की ही बात है ना कि अतीक अहमद का श्रेय वो दे रही हैं सरकार को। अतीक अहमद को ना तो कोर्ट के जरिए सजा मिली और ना ही ऐसा कोई एनकाउंटर हुआ पुलिस के साथ, उनकी तो, अतीक अहमद की तो हत्या हुई,
लेकिन अब चूंकि ये बीजेपी की सरकार है, जैसे आप कह सकते हैं कि कब्जाई हुई जमीन पर भू माफिया कोई इमारत खड़ी कर दे और किसी रात आके कोई लोग उसे गिरा के चले जाएं और आप कहें कि ये तो इस सरकार में ऐसा हो गया इसलिए सरकार को इसका श्रेय दिया जाता है। लेकिन नैरेटिव की बात है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के बहुत सारे बयान उससे पहले मिट्टी में मिला देंगे जैसे बयान रहे, तो वो उसका श्रेय सरकार को दे रही हैं पूजा पाल। आपको लगता है कि ये भी कोई सवाल है कि पूजा पाल इसका श्रेय सरकार को कैसे दे रही हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि सवाल ही नहीं, ये बहुत बड़ी ऐसी बात है जो कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे कोई कह दे मंच से खड़ा होकर के कि अतीक अहमद को हमारी पार्टी ने निपटा दिया, ये कोई कहेगा, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं कह सकता। सरकार खुद से नहीं कह सकती, वो हमेशा माफिया अपराधियों को मिट्टी में मिलाने जैसी बात कह सकती है। लेकिन लेकिन अतीक अहमद को, जिसे कह सकते हैं ना, एकदम से ब्रॉड डे लाइट आप कह लीजिए कि खुलेआम मारा गया। रात का वक्त बेशक था, लेकिन ऑन कैमरा, कैमरे पर वो आदमी मारा गया, उसका भाई मारा गया। तो इसका श्रेय बीजेपी कैसे लेगी? वो ये नहीं कह सकती कि हमने मारा, हमने मरवाया। नेचुरल है, वो दाएं बाएं सही चीजों को कहेगी, लेकिन उसमें पूजा पाल सबसे ज्यादा कारगर होंगी। उनके पति की हत्या हुई थी, वो लगातार बदले की मांग कर रही थी, वो लगातार अपने लिए न्याय की मांग कर रही थी, और अब वो खुल करके बोल सकती हैं कि हाँ, मेरे अतीक अहमद को अगर मारा गया तो मुझे न्याय मिला और मरवाया गया। तो ये बीजेपी को बड़ा सूट करेगा। अब आने वाले समय में ये मुद्दा कितना पॉलिटिकली फ्रूटफुल होगा ये तो अलग बात है, लेकिन बीजेपी को वो चेहरा मिल गया है जो घूम घूम करके ये कह सकता है कि देखो, मिट्टी में मिलाना इसको कहते हैं, अतीक अहमद को हमारी सरकार ने मिट्टी में मिलाया, अतीक अहमद को योगी जी ने मिट्टी मिलाया। लोग कह सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन कोई एक चेहरा खड़ा होकर के बोलने लगे, और वो भी समाजवादी पार्टी का जो विधायक रहा हो, जिसकी पत्नी, जिसका पति मारा गया हो, वो अगर खुल करके ये बात कहेगा तो ये नए तरीके से सियासत में ये चीजें आएंगी। और चुनाव में अगर पूजा पाल ये बातें लगातार कहती रही तो ये अखिलेश यादव के लिए इस पर जवाब देना मुश्किल होगा, उनकी पार्टी को जवाब देना इसका मुश्किल होगा, क्योंकि नेचुरल है, अतीक अहमद जब तक था, जब तक रहा, चाहे तो बसपा चाहे सपा, या फिर कह लें कि कुछ हद तक कभी कभार इंडिपेंडेंट, ये उसका एक एलिनेशन इन पार्टियों के साथ रहा। और अब पूजा पाल अगर बोलेंगी तो वो बीजेपी के ही नैरेटिव को बड़े साफ साफ शब्दों में बड़ा क्लियरली कहेंगी, और इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। और सबसे ज्यादा परेशानी सपा को यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये इतना बोले कि ये मामला पूरी तरीके से चिपक सा जाए। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी को बड़ा सूट करेगा पूजा पाल का आना। अब पूजा पाल को क्या मिलता है ये देखिए। ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी के नेता, मेरे साथ राजकुमार भाटी पिछले शुक्रवार को बात कर रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि पूजा पाल बाद में पछताएंगी क्योंकि बीजेपी उनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देंगी। तो ये तो एक सवाल है कि पूजा पाल को आखिर मिलेगा क्या। लेकिन चलिए थोड़ी लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करते हैं। यूपी के अंदर 55% से ज़्यादा ओबीसी वोटर हैं अंदाजे के मुताबिक। 2022 और 2024 का मुकाबला अगर हम करते हैं तो 2024 में ज़बरदस्त तरीके से ओबीसी वोट बीजेपी के पाले से खिसक कर इंडिया के पाले में गया। और मैं ओबीसी बोल रहा हूं, गैर यादव ओबीसी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि 2022 के आंकड़े बताते हैं कि यादव वोट भी बीजेपी को ठीक ठाक मिला था, जो 2024 में एक तरीके से नगण्य हो गया, और गैर यादव भी बुरी तरीके से फिसला। 2027 के बरक्स आप क्या देख रहे हैं? ये जो एक ओबीसी और गैर यादव ओबीसी वोट की लड़ाई उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है, अगर हम दो ध्रुवीय राजनीति के नजरिए से देखें, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, आप आज की तारीख में किसे आगे, किसे पीछे, किसे फायदा, किसे नुकसान देखते हैं? देखिए नीरज, निश्चित तौर पर बीजेपी की जो सबसे बड़ी जिसे कहते हैं कि उसके सियासी रीढ़ की हड्डी थी, ये ओबीसी वोट बैंक ही था, जिसने बीजेपी को मतलब बेहिसाब नंबर देकर सत्ता में पहुंचाया था। और 2024 के रिजल्ट में अगर बीजेपी पार्लियामेंट में पिछड़ गई, नीचे गिर गई, हार गई, तो इसके पीछे भी ओबीसी और दलितों का ही एक बहुत बड़ा वर्ग है। और ये वही वोट वर्ग है जिसने बीजेपी को वोट किया था एन ब्लॉक, और ये वही वोट वर्ग है जिसने बीजेपी से एन ब्लॉक वो बाहर चलाया। आप अगर एक एक सीट उठा लें तो आपको यही दिखेगा कि जहां जहां बीजेपी हारी है वहां वहां इन बिरादरियों ने उसका साथ छोड़ा है। कुर्मियों ने अगर वोट नहीं किया
बीजेपी हार गई। पासी बिरादरी ने जहां वोट नहीं किया, बीजेपी हार गई। उसी तरीके से कुशवाहा बिरादरी ने जहां वोट नहीं किया, वहां बीजेपी हार गई। ये सारे वो वोटर थे जिन्होंने 2017 से लेकर, इनफैक्ट 2014 से ही शुरू हो गया था, लेकिन 2017 से लेकर 2022 तक तो बीजेपी को आंख बंद करके वोट किया। 2022, 2017, 2019, 2022। लेकिन यही वोट बैंक टूटा है। हम लोग बात कर रहे हैं कौशांबी की। भाई कौशांबी से बीजेपी क्यों हारी? अगर वहां देखेंगे तो पाल, कुर्मी, पासी, ये तीनों वोट बीजेपी से एक साथ खिसक गए। अगर आप इस इलाके में चले जाएं, बनारस के आसपास के इलाके में चले जाएं, तो वहां जिन जिन कुर्मियों ने बीजेपी को सर पर बिठाया था, वहां के कुशवाहा बिरादरी के लोगों ने बिठाया था, वहां के राजभर लोगों ने बिठाया था, वहां के पासी लोगों ने बिठाया था, वो सब खिसक गए। आपकी सीटें चली गई, पीएम तक स्ट्रगल करने लगे। अगर आप देखें तो कई राउंड तक की स्थिति वही बनी हुई थी। और उसके बाद आप अगर पूरे पूर्वांचल से लेकर पूरे अवध तक आ जाए तो आपको हर जगह यही दिखाई देगा। तो बीजेपी के लिए तो सबसे बड़ा सरदर्द यही है कि जो उनका वोट बैंक खिसका है, उसे वापस कैसे लाया जाए। ये बीजेपी के लिए नीचे से लेकर, यानी कि उनके संगठन से लेकर शीर्ष तक, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। और इसमें जिसे कहते हैं आग में घी का काम करना, या फिर उसमें यह कर देना कि अखिलेश यादव का इन पार्टियों के लोगों पर अपना भरोसा ज्यादा जताना। ज्यादा जताने का मतलब यह हुआ कि जब टिकट की बारी आई तो उन्होंने अपने लोगों के लिए हाथ रोक लिए, और जो उनका अपना वोट बैंक था उसको समझा दिया, कह दिया कि भाई ऐसा है कि अगर जीतना है, अगर तुम चाहते हो कि हम सत्ता में बने रहें, हमारी सत्ता वापिस आए, तो आपको सैक्रिफाइस करना होगा। जिन लोगों ने हमारा साथ छोड़कर जो बीजेपी के साथ गए हैं, उन्हें प्रतिनिधित्व देना होगा, और यही हुआ। आप देखिए, 5 यादव 5 मुसलमान 80 में, 2-4 एक तो और एक्स्ट्रा हो सकते हैं कांग्रेस से, मैं एग्जैक्ट में नहीं कह सकता, लेकिन बाकी सीटें कहां गई? तो जब समाजवादी पार्टी इस तरीके से रूथलेसली उसने फॉलो कर लिया कि भाई मुझे दूसरी बिरादरियों को टिकट देना है, तो रिजल्ट आ गया सामने। बीजेपी के लिए अब वही समस्या खड़ी हो गई है कि भाई बीजेपी को अब इतनी बड़ी तादाद में उनके सामने खड़े होने के लिए ओबीसी को टिकट देना होगा, दलितों को टिकट देना होगा। अखिलेश यादव के पास तो ये बड़ा खुला ऑप्शन है कि वो जनरल सीट पर भी ओबीसी और दलितों को टिकट दें। बीजेपी तो नहीं देती रही है ज्यादातर, मैंने दलितों के लिए, माफ कीजिएगा, जनरल तो खैर उस पर लड़ते होंगे, लेकिन ये ऑप्शन अखिलेश यादव के पास है। और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक कई सीटों पर उनकी वो देंगे, तो बीजेपी को भी फिर इसी तरीके से उनका काउंटर करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि आने वाले जो समय में जो बदलाव हो रहे हैं और बीजेपी की सोच क्या चल रही है। मैं ये नहीं कह सकता कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा। 24 के नतीजे ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी पीछे हो गई है, और अगर बीजेपी को आगे आना है तो उसको ताकत से दौड़ना होगा। और ताकत से दौड़ने के लिए जो ताकत लगेगी, ये यही ओबीसी और दलितों की लगने वाली है। अगर ये लगा पाए ताकत, तो फिर बीजेपी आगे निकल सकती है, और अगर नहीं लगा पाए, उसी तरीके से चलते रहे, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बीजेपी के लिए बहुत सुखद स्थिति होगी। बिल्कुल। तो ये ओबीसी वोट की लड़ाई 2027 का सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाली है, और आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो ये लड़ाई बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई नजर आती है। यानी आने वाले दिनों में हर पार्टी का हर एक्शन, हर कदम जो है वो महत्वपूर्ण होगा। हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए कुमार अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।